अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप एंशिएंट हिस्ट्री को 100 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स आप कहेंगे नो, 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 नो। बट अगर मैं कहूँ कि क्या आप 50 पेजेस को 50 से 100 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, आप कहेंगे 50 पेजेस को ही 100 बार रिवाइज़ करना ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मेडिएवल हिस्ट्री को क्या आप 20-25 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बुक है। लेकिन मैं कहूँ कि इसी की जगह आपको 40 पेजेस को आप रिवाइज़ कर सकते हैं 20-25 बार, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए टॉपर्स तो हम आपने भी 10-12 टॉप की है, टॉप नहीं किया है तो एटलीस्ट निकाली तो है ही। तो हमें पता है कि ना रिवीजन ही की है किसी भी चीज़ का। तो ये भारत का इतिहास है और एंशिएंट भारत के इतिहास के 50 पेजेस हैं अपने पास। आप देखिए कितने बेस्ट, मतलब कि हर एक जो एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जब ये 50 पेजेस पूरे हो जाएंगे, जिसमें मैंने आर.एस. शर्मा के सारे टर्म्स को कवर किया है और अगर कोई पेपर्स वगैरह में पूछे गए हैं उनको भी लिखा है। वैसे तो इसमें भी शामिल हैं हर जगह, लेकिन वो अलग से होंगे। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ ज़्यादा नहीं, 90-92 नंबर की है। बीच बीच में 1-1 2-2 पेज छूटे भी हैं, तो आप 90 पेजेस मान के चलो। 90 पेजेस को आप क्या 100 बार रिवाइज़ नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अगर इतना कर लिया ना, तो आपकी हिस्ट्री में आपकी जो पकड़ होगी ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए बकवास बहुत सारी हो गई है, बात करते हैं काम की। तो काम की बात ये है कि हर दिन 10 पेजेस का टारगेट बना के आप चलेंगे। आप इस वीडियो को बस देख लीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है, आप लिखेंगे कब मैं बताऊँगी। आप लिखेंगे जैसे ये सब आज आज जो मैं अभी बोलूँगी और मैं कहूँगी अब स्टॉप नाउ और राइट नाउ। सो आप स्टॉप कर देंगे, आप बिना देखे लिखोगे। आप पता गलती क्या करते हो, आप पढ़ा आपने और बस क्या कर रहा हो गया, वो नहीं होता है। पढ़ा और बुक बंद कर दो और फिर लिखना स्टार्ट करो, क्या क्या आप उसमें से लिख पा रहे हो। ऐसा नहीं है हिस्ट्री आपने 1-2 बार पढ़ी नहीं है, आप लिखने में कितने कैपेबल हो, क्योंकि एक्चुअल में आपको मेंस में लिखना है और मेंस में लिखना है और प्री के लिए आपको फैक्ट याद होने चाहिए। और हिस्ट्री के वैसे भी आपको स्टोरी फॉर्म में चीज़ें पता होंगी और नहीं होंगी, तो मैं स्टोरी भी इधर पे क्रिएट करके चलूँगी। तो हम लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं हम आलिया भट्ट को, एक तरफ ले लेते हैं हम सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का नॉलेज अच्छा था और आलिया भट्ट का बिल्कुल नॉलेज अच्छा नहीं है। तो आलिया कहती है सुशांत से कि ना यार ये इतिहास पे हमें वीडियो बना, मतलब फ़िल्म आने वाली है हमारी, और फिल्म का नाम है प्रिमेटिव इंडियंस, यानी कि आदिमानव कालीन आदिमानव। तो अरे यार ये है क्या, इतिहास एक्चुअल में है क्या? तो सुशांत सिंह कहता है इतिहास यानी कि ऐसा ही था, या बीते कल की कहानी मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा शायद। अब आप ये तो बहुत आगे निकल आए हो, आप कहोगे कि तो आप इतिहास पे आ गए, उससे भी पहले की चीज़ें हैं। क्या हैं उससे पहले की चीज़ें? कि ऐसा टाइम भी रहा होगा जब इंसान पढ़ना ही नहीं जानता होगा, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक टाइम। एक ऐसा टाइम रहा होगा जब इंसान पढ़ना तो उसने तो लिखा लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, उसको प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आदि ऐतिहासिक कहेंगे। और एक ऐसा इतिहास जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको मतलब कि हमने पढ़ भी लिया है और किसी ने लिखा होगा तभी तो हमने पढ़ा है। तो एक किस आधार पे, लिपि के आधार पे है, तो सब कुछ लिखा है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए, इतिहास का अर्थ कभी पेपर्स में आएगा नहीं आएगा, क्यों बताया, बस बता दिया। अब हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, इससे पहले प्लीज़ एक छोटी सी स्टोरी सुनो। हुआ 1857 की स्टोरी के आसपास की बात है, या उससे भी पहले के छोटे छोटे से रिवॉल्ट्स यानी विद्रोह तो होते ही रहते थे। 1857 से अंग्रेज़ों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर इन लोगों के साथ रहना है, मतलब भारतीयों के साथ रहना है, तो यहाँ के कल्चर को जानना पड़ेगा, यहाँ की मान्यताओं को जानना पड़ेगा, यहाँ के जो धर्म संस्कृति है, यहाँ का जो मतलब कि यहाँ का जो इतिहास है वो समझना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी आदत तो क्या थी, आज भी तुमने देखा होगा अपनी मम्मी लोग क्या करती हैं कि इतना हमने हिसाब करा था, पिछले महीने हमने ये लिया था, 1 साल पहले हमने ये खरीदा था, यानी हमारे पास मौखिक रहता है, हम लिखते नहीं हैं। ये हमारे इंडियंस की थोड़ी कमी भी कह सकते हो, मतलब कुछ लोग लिखते हैं, 100 में से 1 तुक्का मिलेंगे जो लिखेंगे, तो इन्हें तो अपवाद मान सकते हैं ना कि 2-4 लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखते थे, लिखते होंगे लेकिन बहुत कम लिखते थे। मौखिक
याद रखने की हमारे यहाँ टेंडेंसी है। जैसे मेरी बुआ हैं, उनको बहुत सारे नंबर, किसी का भी पूछो नंबर, उन्हें नंबर याद रहता है, कभी वो सेव ही नहीं करती हैं किसी के नाम से। मैं कहती हूँ बुआ ऐसा भी नहीं चलता है, बट अपनी अपनी आदत है। तो चलो ठीक है, वो तो एक चीज़ हो गई। तो अंग्रेज़ों को क्या समझ में आ गया, अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि भाई साहब, अगर आपको इधर खटाना है, इधर टिकना है, तो आपको समझनी पड़ेगी भारत की इतिहास को। तो जब वो इतिहास लिखेंगे तो वो अपने मन से लिखेंगे ना। तो देखिए, रामशरण शर्मा की जब मैं बुक की एक समरी लेके आऊँगी ना, चैप्टर वाइज 10-10, 20-20 मिनट के वो होंगे वीडियोस, और आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। तो उसमें मतलब कि पहले चैप्टर में ये है कि आखिर हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए। तो मैं देखो चलेंगे तो फैक्ट वाइज, क्योंकि फैक्ट यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट लिखे हुए हैं। 50 पेजेस में स्टोरी नहीं लिखी हुई है, लेकिन जिसने पहली बार ही हिस्ट्री पढ़ रहा हो तो उसको एक स्टोरी फॉर्म में, और RS शर्मा को भी कवर करूँ, फैक्ट्स को भी कवर करूँ, तो मुझे स्टोरी फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। तो जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ना पहली इकाई में, तो उसमें यही है कि इतिहास क्यों। तो RS शर्मा की बात कर रही हूँ मैं, जो कि पुरानी NCERT का नाम RS शर्मा है, वैसे ये भी बता देती हूँ। तो इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपने सुना होगा कई तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं ना, कुछ भी हुआ दुनिया में, ये तो हमारे वेदों में लिखा था, ये तो हमारे इतिहास में पहले से ही लिखा था। तो ये सोच ठीक है, लिखा था या नहीं लिखा था, कुछ चीज़ें लिखी भी होंगी। तो अपने इतिहास को बिल्कुल रूढ़िवाद, और कई लोगों का मतलब उदार तरीके से कि हाँ हो सकता है कि हमारे यहाँ था, लेकिन कई लोग रूढ़िवादी तरीके से नहीं, हमारे पास तो सब ज्ञान है। तो ये तो बहुत मतलब ऐसी मेंटलिटी हो जाएगी कि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, मतलब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक कप है और उसमें चाय अगर ऊपर से तक भरी हुई है, तो उसमें और जो डाली जाएगी वो इधर उधर गिरेगी। तो जब अगर हम ऐसी मानसिकता रखेंगे कि ना हमें तो सब कुछ पहले से पता है, तो फिर हम कहाँ कहाँ हमारे हमारे अंदर कहाँ बचता है कि स्कोप ही कहाँ बचता है कि हमें ग्रोथ करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इतिहास इस वजह से भी पढ़ा जाता है कि मानव का विकास हुआ कैसे, और मानव ने क्या क्या किए, कैसे कैसे किया। अभी पहले का जो इतिहास लिखा गया वो ज़्यादातर राजाओं पे बेस लिखा गया कि किसने शासन किया। क्योंकि हमें ज़्यादातर वर्चस्व या शक्तिशाली लोगों के बारे में जानने की इच्छा थी। फिर धीरे-धीरे वो समाज के बारे में हो गया कि समाज के अलग-अलग वर्गों के बारे में ये नया स्वरूप आया है। तो जो पहला चैप्टर है उसमें मतलब कि RS शर्मा में वो यही है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसे 2-3 वो रीज़न्स बताते हैं हिस्ट्री पढ़ने के, आप अपने मन से भी बता सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं। दूसरा है एक और स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि मैंने बताया कि 1857 में जैसे ही उन्हें पता चला कि ना अब नहीं चलेगा काम, तो उससे भी पहले कुछ हुआ था, वो मैं बता देती हूँ। 1784 के आसपास की बात है, 1784 से भी पहले की बात है, यानी 76 की बात है, जब मनुस्मृति जो पहली ऐसी बुक थी जिसका अनुवाद किया गया। और वो क्यों किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करो आप। तो वहाँ से क्या एक न्यायालय बना है, और न्यायालय बना है यानी सुप्रीम कोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट 1974 में बना है। अब उनको मतलब कि भारत के समाज में न्याय करना है तो भारतीय कानूनों को ही मानना पड़ेगा। मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुओं का कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों का कानून चल रहा था। ये अपन ने देखा था 1973 के एक्ट, और उससे बाद में जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसमें पॉलिटी की बुक में M लक्ष्मीकांत में दिया गया है। तो आपको रिलेट सब कुछ कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा। सो देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में ये मतलब कि बनता है, और 1776 में मनुस्मृति का क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। क्यों किया जाता होगा, अगर 1776 की जगह 77 होगी तो प्लीज़ सॉरी, आप देख लेना। RS शर्मा में डेट भी लिखी हुई है, मैंने इवन उसका नोट भी बनाया था मेरे पास में। वो पेज मैंने इधर पे नहीं रखा है, वरना मैंने हर एक चैप्टर इसके ऐसे कि इसमें से क्या चीज़ बिल्कुल निकाल ली जाए। तो वो मैं क्या बता रही थी कि 1776 में मनुस्मृति का क्या हो गया, ये मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया। अब मनुस्मृति में बहुत सारी बुराइयां भी, वैसी बुराइयां नहीं, लेकिन जाति के आधार पे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हैं। तो लड़कियों यानी नारियों के लिए ठीक ठाक सा उसमें अप्रोच नहीं है, बाकी चीज़ें फिर भी ठीक हो सकती हैं।
तो इस आधार पे कई मध्यम वर्ग को लगा कि हाँ, अंग्रेज बात सही कह रहे हैं, तार्किक बात कह रहे हैं। तो एक लंबे टाइम तक भारत के जो मध्य वर्गीय था ना वर्ग, उसको ये लगता था कि अंग्रेज अच्छे हैं। ये जो भारतेंदु का भारत दूरदर्शन नाटक है भारतेंदु का, उसमें और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे दिखाई भी देगा कि 1857 में इतना इंगेज नहीं हुए थे मध्यवर्गीय लोग। तो उसका एक कारण ये था कि वो लोग अंग्रेज़ों की स्थिति को लेके मतलब कि सिचुएशन में ये थे कि क्या पता ये सही है या नहीं। तो ये मतलब ये केवल और केवल मैं बता रही हूँ आपको एक स्टोरी के फॉर्म में। तो मनुस्मृति 1776 में अनुवाद की गई कि ताकि न्यायालय में इससे काम चलाया जा सके, कानून में इसका यूज किया जा सके। अब यहाँ पे 3 शब्द समझ लीजिए जिनमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। एक है कि मतलब कि कानून का शासन, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये इंग्लिश में कहते हैं कि लॉ एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। और एक को हिंदी में कहते हैं विधि कानून का शासन, एक को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित कानून, और एक कहते हैं, एक बाद में समझाऊंगी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। अभी टॉपिक पे आते हैं वरना आप लोगों को कहोगे। तो 1776 में वो हो गई मनुस्मृति का अनुवाद हो गया। फिर आगे चल के क्या होता है कि 1785 की बात है। 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी बनती है और वो लिखना स्टार्ट कर देती है। मतलब अभी मैं फैक्ट्स की बात नहीं करूँगी, किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी, बस ये मान लो कि कुछ लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री के बारे में। एंड इन लोगों का जो इंटरेस्ट जागा वो इसलिए जागा क्योंकि जो भारत की भाषा के शब्द थे और जो रसिया की भाषा के, या मतलब कि उधर के लोगों की भाषा के शब्द थे, वो काफ़ी सिमिलर थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उन्हें कि ऐसा कैसे है, तो उनका इंटरेस्ट भी जागा एक। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया इतिहास लिखना, और इस इतिहास को लिखने का एक ही पर्पज़ था, ये दिखाया गया। इस इतिहास के मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। पहला ये कि देखो भारतीय जो हैं, इनने लिखने का वो नहीं है, इनको इतिहास का मौखिक वो है। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने ये कहा इनके यहाँ कभी स्वशासन था ही नहीं, ये शासन करना जानते ही नहीं थे। तीसरा, इन्होंने कभी एक संगठित राजनैतिक संस्था के रूप में काम किया ही नहीं। इनके यहाँ तो ये जो अंधविश्वास वगैरह हैं ये बिल्कुल बैठे हुए थे। अब इसको काउंटर करने के लिए कुछ लोग तो आएंगे, तो विष्णु भंडारकर, ऐसे काफ़ी लोग आए जो आर.एस. शर्मा की बुक में है। एंड जब मैं उसकी बुक समरी, मतलब वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ, फैक्चुअल डाटा के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना, और थोड़ा सा आपको आर.एस. शर्मा ही करना पड़े तो वो वाली सीरीज़ मेरी फॉलो कर लेंगे आप, या आप खुद से भी पढ़ लेंगे आर.एस. शर्मा, जैसी आपकी इच्छा हो। तो फिर राष्ट्रीय इतिहास लिखा गया कि नहीं, ये तो सब बकवास है और हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। तो इसके लिए भी काफ़ी फैक्चुअल डेटा का यूज करते हुए इन्हें के काउंटर किया गया। फिर बाद में एक आया कि एक बैलेंस अप्रोच आई। उसके बाद में कि सभी और चीज़ों को, राजा के अलावा की चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आप समझ लीजिए कि इस तरह से हिस्ट्री वो हुई। अब हिस्ट्री जो है वो अपने आप में नहीं बनती है, ज्योग्राफी चाहिए होती है उसके लिए। मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखेंगे हम कि कहाँ कैसी हैं, और स्रोत। तो अब आ जाइए स्रोतों पे चलते हैं सीधा। मेरा अब प्रोसेस अभी तक जो था वो एक स्टोरी के फॉर्म में बता दिया। अब जो रहेगा वो आपको याद भी करना है आगे चल के। जैसे कि अभी तो नहीं कहूँगी मैं कि हिंदू धर्म के बारे में आपको वेदों के बारे में पता हो, और इस वेद के उपवेद क्या हैं, इस वेद के अरण्यक क्या हैं, इस वेद के उपनिषद क्या हैं। बट आगे चल के वो आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी। ये तो समझने की चीज़ें हैं, ये पूरा पेज में तो समझ लीजिए। तो इतिहास का अर्थ हमने समझ लिया है। इतिहास का अर्थ है इति प्लस हा प्लस आस, यानी ऐसा ही था या ऐसा हुआ होगा। अब इतिहास के स्रोत, तो स्रोतों को हम बेसिकली बांट सकते हैं साहित्यिक स्रोत में और विदेशी विवरण में। अब विदेशी विवरण में कौन कौन से आएंगे,
ईरानी आएंगे, ईरानी यूनानी आएंगे, चीनी, अरबी, यूरोपीय। पुरातात्विक स्रोत आएंगे, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आएंगे, स्मारक आएंगे, मुहर आएंगी और मनके आएंगे, मतभाण आएंगे और अन्य कुछ आएंगे। फिर जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक धार्मिक स्रोत है, मतलब धर्म के आधार पर लिखा गया है, जैसे हिंदू धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों का। लौकिक साहित्य के चीज़ें देखेंगे, इसमें ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत और अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत और जीवन चरित्र। मतलब ऐतिहासिक स्रोत मतलब इतिहास की दृष्टि से लिखे गए हैं, अर्ध ऐतिहासिक जो इतिहास लिखने की दृष्टि से नहीं लिखे गए हैं बट उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है। जीवन चरित्र के बारे में मतलब किसी ने अपने राजा की प्रशंसा के लिए लिखा तो उससे भी कुछ इतिहास का तो पता चलेगा ना। विदेशी विवरण क्लासिकल देखेंगे और इसमें इधर इधर के लोगों का विवरण देखेंगे और पुरातात्विक की बात कर ही चुके हैं। अब आते हैं इतिहास का काल विभाजन, क्योंकि जब हमें एक तो काल विभाजन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों करना पड़ता है, तो अध्ययन को इजी बनाने के लिए करना पड़ता है। तो कैसे किया जाए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो किस किस आधार पे किया जा सकता है वो मैं बता देती हूँ। पहला, उपकरणों के प्रयोग के आधार पे, मतलब उपकरण पाषाण के यानी पत्थर के यूज किए जा रहे थे तो पाषाण काल कह दो, धातु के यूज किए जा रहे थे तो धातु काल कह दो, लोहे के यूज किए जा रहे थे तो लोहे युग कह दो। ये किसने किया? C.G. थॉमसन द्वारा ए वाला वर्गीकरण दिया गया था। लेकिन एक इससे ज़्यादा चलता है, वो है लिपि के आधार पर बहुमान्य प्रचलन। तो लिपि के आधार पे देख लेते हैं, ठीक है। लिपि के आधार पे कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, और इसे लिपि विहीन काल कहते हैं क्योंकि इसमें लोगों ने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे लिखना। फिर आया आर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि लिखी गई किंतु उसे पढ़ा नहीं गया, तो लिखा गया लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाए। और इतिहास मतलब जिसे लिखा भी गया और जिसे पढ़ा भी गया। और इसमें हम देखेंगे मतलब कि काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे आर्य इतिहास में बेसिकली तो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन हाँ वैदिक सभ्यता की कुछ चीज़ों को भी हम देखेंगे इधर पे जिनको नहीं पढ़ा गया है। हिंदू काल की चीज़ों को मुस्लिम काल और अंग्रेज काल, ये जो है ऐसा विभाजन किसने किया था? तो जेम्स मिल ने किया था, बट इसको मान्यता नहीं दी गई क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम काल कह दिया गया, तो जो कि गलत था क्योंकि हर जगह पे तो मुस्लिमों का शासन नहीं हो रहा था मध्यकाल में, और हिंदुओं का ही शासन नहीं था हर जगह पे, क्योंकि उसमें बाहर के आक्रमणकारियों ने भी मतलब कि शासन किया, बौद्धों ने भी शासन किया। तो ऐसा नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और इसी के आधार पे हमारी किताबों के नाम भी हैं। तो या ये कहना आपको ज़्यादा उचित लगेगा, ए वाला कहना आपको उचित नहीं भी लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप अभी सोच रहे होंगे ये सब बातें चलने लगी हैं, अभी हमें तो BC और AC का पता ही नहीं, AD का पता ही नहीं है। मैं मान के चलती हूँ कि BC और AD का आपको पता होगा और नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मेरा जन्म हुआ था 1999 में, ठीक है। तो मेरा और क्राइस्ट का जन्म एक ही है, 25 दिसंबर। तो अब 25 दिसंबर 1999, अगर मान लो कि क्राइस्ट मैं होती तो इसके आगे वाली आने वाली जो चीज़ें हैं ना वो कहलाती AD, मतलब मेरे जन्म के बाद की। और उससे पहले जो जो हुआ, जैसे मेरी माँ की शादी हुई होगी, मेरे पिताजी पैदा हुए होंगे, माताजी पैदा हुई होंगी, मेरे दादा दादी की शादी हुई होगी, दादा दादी पैदा हुए होंगे, उनके पापा मम्मी पैदा हुए होंगे, तो उसको कहेंगे बिफोर क्राइस्ट यानी कि VC। तो ये VC है, ये AD है। समझ में आया? नहीं आया तो चलो और एक बार क्लियर कर देती हूँ। एक महाशय हुए जिनका नाम है जीसस या यीशु भी कहते हैं इनको, और क्योंकि ब्रिटेन का वर्चस्व रहा है दुनिया पे, वहाँ के धर्म के लोगों को, आपको क्या लगता है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र क्या है? ये एक तरह से ईसाइयों के देवताओं के नाम हैं और उन्हीं के नाम पे ग्रहों के नाम लिखे गए हैं, हम सब वही बोलते आ रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ भी दिनों के नाम ऐसे ही हुआ हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है। मंगल भगवान हमारे यहाँ भी हैं, मंगल नहीं शनि भगवान हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि देखो जो शक्तिशाली होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलने लगती हैं। तो यीशु थे ना, इनके जन्म को कहा गया कि 1 तारीख, और इसके बाद में जो होंगी इन्हें कहेंगे AD, इनसे जन्म के पहले को कहेंगे BC। आ गई बात समझ में? वेरी गुड।
अब लेकिन भारत में तो उससे पहले की चीज़ें चल रही थी, तो उससे पहले क्या क्या हुआ देख लेते हैं। तो ए है हमारा 0, ठीक है। अब इससे पहले का ईसा पूर्व कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में BC कहलाता है, या BCE कहते हैं इसको। तो 57 साल पहले जाएंगे तो विक्रम संवत हुआ था, और विक्रम संवत जो है वो मतलब कि ऐसा था कि विक्रम ने शकों को पराजित किया था और उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और विक्रमी संवत चलाया था। फिर उससे पहले का अगर देखेंगे ना तो अपन को कली संपत भी मिलता है, और एक काफ़ी साल पुराना है, 3000 कुछ ऐसा है, तो वो है। शक संवत AD में है 78 ED, और उसके बाद में गुप्त आए 319, और कहीं पे 320 मिल जाए तो बुरा मत मानना, कहीं कहीं पे किताबों ने 320 लिखा है। तो गुप्त आए, गुप्तों ने हराया जिनको, उन्होंने टाइटल लिया गुप्त संवत का, तो ये गुप्त संवत चला। फिर वर्धन संवत चलाया गया 606 में। फिर हिजरी संवत 622 में। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा देखें, क्या देख लीजिए कि कली संवत विक्रम संवत से पहले था हिंदू कैलेंडर के अनुसार। मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों को हराने पर ये वो किया गया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ईरानी थे। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, तो मेरा आंसर ये है आपके इस क्वेश्चन के लिए कि जिस टॉपिक में यह ऊपर की चीज़ें कवर होंगी, तो जैसे ही सब कुछ कवर हो जाएगा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर बनाऊंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगी। एंड UPSC लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि अर्थशास्त्र है तो उसके लेखक कौन थे, कब इससे ये बुक वो की गई है, इसके बारे में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, टर्म्स और फैक्ट इसके बारे में देख लेंगे। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हिस्ट्री आप पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो UPSC के लिए, तो आप MCQs मतलब कि जो वो लगाने वाले होते हैं ना, वन लाइनर की, बताओ कि मतलब समझ लो कि हाँ, अशोक का रुमिन देव करके जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिलालेख। तो ऐसे लगाने की जगह आप कहो कि अशोक का रोमिन देव शिलालेख, मतलब इसका मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ, आई नो, बट मेरा ये है कि चलो मॉस्की अभी शिलालेख जो है ये हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन लगाने की जगह आप फॉल और ट्रू लगाओ, तो उससे आपकी एक स्टेटमेंट, यानी कि जो एक वाक्य है, एक स्टेटमेंट है, तो उसमें जो ट्रू और फॉल यानी कि कहाँ पे आपको पिंच या पिन करना है अपने ब्रेन को, वो हैबिट डेवलप होगी। तो वैसे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। बस आपको नीड हो कमेंट्स कर देना तो दे दूँगी। हिंदू धर्म साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य में इसको बांटा गया है। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वही फोटो ठीक से नहीं आई है, वेद। अब वेद में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब। ब्राह्मण, हर एक वेद का ब्राह्मण होते हैं, एक एक दो दो। अरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। फिर वैदिक उत्तर यानी वैदिक के उत्तर में, यानी कि वैदिक काल के साहित्य के बाद के साहित्य में, तो इसमें वेदांग देखेंगे, 6 वेदांग होते हैं, नाम बता दो। सूक्त साहित्य देखेंगे, धर्म साहित्य अथवा स्मृतियाँ भी इन्हें को कहते हैं, तो वो देख लेंगे। फिर 18 पुराण है। मत्स्य पुराण किसके बारे में अगर आ जाए तो आप बता दीजिएगा। वायु पुराण में किसके बारे में? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वास्तव में आते हैं। अब स्मृतियों की अभी जो मैंने बात की ना, तो इसमें भी मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और देवल स्मृति। और इन स्मृतियों को किसने लिखा है और इसमें किसके बारे में, ऐसा थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे। अब अपन ने इधर देखा था ना, क्या देखा था? रिकॉल करो। रिकॉल कंटिन्यूसली करना पड़ता है। स्रोत में हमने देखा था साहित्यिक स्रोत में देख रहे थे हम धार्मिक स्रोत हमने इनको देख लिया। अब बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों की बात करें तो वहाँ पे है मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको पता ही है। कुरान एक पवित्र बुक का नाम है।
जिसे शरीयत की बुक कहते हैं। हदीस पैगंबर के उपदेश को कहा जाता है। इज्मा खलीफाओं के आदेश को कहा जाता है। और कयास किस चीज़ को कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म साहित्य। बौद्ध धर्म साहित्य में त्रिपिटक हैं। कौन कौन सी पिटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब ये जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उनमें से पहले में 2 हुई थी और दूसरी में 1 बनी थी जो अभिधम्म थी। तो उनके बारे में डेप्थ में जाएंगे, बट जस्ट वेट, उस तक पहुंचने दो। अभी तो मैं बस बता रही हूँ कि किन किन स्रोतों से हम पढ़ने वाले हैं इन सबको। तो ये जैन साहित्य हो गया, अब वो बौद्ध साहित्य हो गया। अब जैन साहित्य, इसमें आगम है जिन्हें 12 अंग कहा जाता है। जैन धर्म साहित्य का संकलन भगवती सूत्र और आचारण सूत्र के रूप में, या ऐसा एक नाम है उसके रूप में किया गया है, तो देख लेंगे। ऐतिहासिक स्रोत, जो इतिहास लिखने के उद्देश्य से लिखे गए थे। उदाहरण कल्हड़ की राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का 5 से लेके 12वीं शताब्दी का इतिहास बताया गया है। अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, अर्ध ऐतिहासिक स्रोत ऐसे साहित्य हैं जिनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, फिर भी उनसे इतिहास की जानकारी मिली है। उदाहरण के लिए गार्गी संहिता। जीवन चरित्र बताया था मैंने, राजकवियों ने राजा के जीवन के बारे में लिखा है, जैसे कि हर्षचरित जिसे बाणभट्ट ने लिखा है। इनका उद्देश्य इतिहास लिखने का नहीं था, बट अपन को उधर की बातें तो पता चली जाती हैं। विदेशी विवरण की बात करें तो प्रथम विदेशी ईरानी थे भारत में आने वाले। क्लासिकल किसे कहते हैं, तो मानकों के आधार पर इतिहास ईरानी यूरानी द्वारा शुरुआत किया गया था। प्रथम विदेशी यात्री थे मैगस्थनीज, और इन्होंने मैं इंडिका एक किताब लिखी थी। ये रियल में तो मिली नहीं है, लेकिन इसकी जो इसके बारे में लिखे दूसरे इतिहासकारों ने इनकी बुक का रेफरेंस ले लेके लिखा, तो उस बुक का नाम बहुत फेमस हो गया, इंडिका। और एक किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने लिखी थी। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, चलो देख लेते हैं। फिर इसके अलावा अभिलेखों में हम शिलालेख, ग्वाल लेख इत्यादि के बारे में बात करेंगे। भारत का प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख जो है वो गिरनार अभिलेख है। ये रुद्रदामन छत्रपक या छकपक मतलब शक था। ठीक है, इसमें सुदर्शन झील के बारे में कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। अशोक के दादा क्या कहना था, चंद्रगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त की खुद की एक अच्छी मतलब पहचान है। अब वैदिक काल के दौरान नहीं लिखे गए हैं वेद, ये ध्यान रखेंगे आप। वेद वैदिक काल के दौरान नहीं लिखे गए हैं, बल्कि बाद में लिखे गए हैं। पहले केवल सुनकर याद रखा जाता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अभी। अतः वैदिक काल की जो लिपि है वो अपठनीय है। आजकल विभाजन के दोनों आधारों को मिला दिया गया है, मतलब कि लिपि के आधार को और उपकरणों के आधार पर। तो देखो भाई, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने स्रोत बस पढ़े हैं, और स्रोत कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, ये समझने की चीज़ थी, और हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या है। तो इतिहास का अर्थ क्या हुआ, रिकॉलिंग कंटिन्यूसली करनी। आप 1 या 2 पेज जैसे ही आगे बढ़ जाओ ना, प्लीज़ रिकॉल करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है हम कहाँ पे हैं, और हमें इंटरेस्ट भी रहता है ना, तो इस वजह से। तो इतिहास का मतलब जान लिया था। इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो इनमें से हमने ये भी देख लिए, और धार्मिक और लौकिक साहित्यों को भी देख लिया, और जितनी चीज़ें थी ये देख ली। अब हम देख रहे थे कि उपकरण और लिपि के आधार पे जो है वो, अरे यार, अरे 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 ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं, कि इतिहास काल विभाजन के बारे में बात कर रही थी। तो इसमें पाषाण काल, धातु काल और लौह काल में बांटा गया है। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, लिपि के आधार पे भी पाषाण काल को आप प्रागैतिहासिक काल कहोगे, तो अब इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही थी। ठीक है, चलो अब इसके बारे में एक ओवरव्यू पहले देख लो कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे अपने मोबाइल को अब कैसा करूं कि ये साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि इससे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जानी है, क्योंकि ये पेज रखा गया है कुछ ऐसे, तो इसको रखेंगे हम ऐसे।
और तो आप थोड़ा अपना मोबाइल कर लेना या जो भी हो आपकी इच्छा है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है अपने पेज के अकॉर्डिंग चलना। तो हम चल रहे हैं और आप अपने पेज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अरे भगवान है। हुँ। तो प्रागैतिहासिक काल, अब हम प्रागैतिहासिक काल को कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए। इसकी विशेषता क्या है वो देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक। देखो हमारा मेन से पहले प्री होता है ना, प्री मतलब किसी भी चीज़ का प्री का मतलब होता है प्री प्रिपरेशन। जैसे प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपने सुना होगा, आपको इसमें डाउट होता होगा, मैं आज वो क्लियर कर देती हूँ। प्रीकैरियोटिक मतलब वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है सेल, और ऐसे ही है उसका केंद्रक वेंद्रक, तो वो प्रीकैरियोटिक कहलाएगी। यूकैरियोटिक मतलब ई से स्टार्ट हुआ है, ई यू ऐसे करके स्पेलिंग है यूकैरियोटिक, तो एक्सपर्ट बन गए हैं। तो हमारा भी इंटरव्यू होता है तो वो जब होता है ना, जब हम मेंस दे के एक्सपर्ट लेवल में पहुंच जाते हैं बस ऐसे ही समझाने के लिए, बस मैं आपको समझाना चाहती थी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक नहीं, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। सो प्री हिस्टोरिक को हम समझेंगे। तो प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में बांटा गया। एक था पुरापाषाण काल, मतलब जब से दुनिया स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके, और हम आएंगे कब तक में, 10,000 तक। फिर आएंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेके 4,000 तक। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में आएंगे हम काफ़ी अंदर तक। अब पूरा पाषाण काल क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इसमें टाइम है, तो हमने वैसे तो भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कल्प, महाकल्प, युग वगैरह, तो वो देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। मैं तो वीडियोस बनाऊंगी और इसी तरीके से बनाऊंगी, सो देख लेंगे। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? तो वही नवपुरा पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, या इसको कई लोग अलग अलग से कहते हैं, तो देख लेंगे वो। ठीक है, तो यही है निम्न पाषाण काल। अरे यार मैं इधर क्यों दबा देती हूँ, ये है निम्न पाषाण काल, ये है उच्च पाषाण काल, वो मध्य पाषाण काल, और ये है उच्च पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल को देख लेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को। आई होप कि आपको क्लियरिटी से मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि हमें कैसे चलना है, और यहाँ के स्थल वगैरह को भी हम देख लेंगे, और फिर हम अच्छे से ऐसे चलेंगे। कहाँ से क्या क्या स्थल प्राप्त हुए हैं और उनसे क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये भी देखेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छे से वो लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पेज में ही आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कई टीचर्स को देखा एक वीडियो में प्रागैतिहासिक काल ख़त्म कर देते हैं और स्थल को ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, और वीडियो होता है 1 घंटे का। मैं किसी का मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने जो टाइम बीच बीच में लिया होगा उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, बट स्टार्टिंग में जो स्टोरी बताई थी मैंने उधर ही थोड़ा टाइम लिया है, और वो इसलिए ज़रूरी था ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। सो प्रागैतिहासिक काल, विशेषता क्या है इसकी, लिपि विहीन काल इसको कहा जाता है। इसमें कुछ ना लिखा, और जब लिखा नहीं गया तो हम पढ़ेंगे कैसे। दूसरा है पाषाण काल, इसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। वन्य जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर विकास हो रहा था। अब पूरा पाषाण काल पे आ जाते हैं, और थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। तो पूरा पाषाण काल का टाइमिंग है कि जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके 10,000 ई तक को। अग्नि से अनविज्ञ था, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, बट देख लेंगे। उत्तर भारतीय सोहन संस्कृति व पाकिस्तान में है सोहन संस्कृति, व दक्षिण भारतीय मद्रासीय संस्कृति से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट बुशफर्ट ने की थी, और 1863 ई में की थी, पलवरम जो कि मद्रास का एक इलाका है वहाँ पे। इसमें शामिल है सिंगरौली घाटी मिर्ज़ापुर में, वेलन घाटी से भी पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। देखो इसको सोहन संस्कृति नहीं कहते हैं। सोहन संस्कृति कहने का बस मतलब इतना है कि देखो ये अगर मैं अपना प्यारा भारत देश महान बनाऊं, तो यहाँ पे
अरे ये पेन चलने नहीं लगता है कभी कभी। तो देखो, यहाँ पे ए है मतलब कि सोहन संस्कृति, और यहाँ पे है बेलन संस्कृति, इधर है मद्रास संस्कृति। स्थान के आधार पे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, या सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है नदी के आधार पे। तो जिस घाटी मतलब जिस नदी के आसपास होता है उसके आधार पे या तो नाम रख देते हैं, या जो पहला शहर मिला उसके आधार पे नाम रख देते हैं। इधर इसको मद्रास कहने का यही कारण था क्योंकि मद्रास से मिले थे। यहाँ के स्थल के नाम है पलवरम, और दो तीन नाम बताऊंगी मैं। इधर सोहन संस्कृति, इधर आप देखेंगे बेलन संस्कृति के आसपास, तो इधर के नाम भी मध्य पाषाण काल में आपको मिलेंगे। मदमदा, दमदमा, मददहा और दमदमा, लेखरिया। और इधर आप जब अभी अपन आएंगे जब वो पढ़ेंगे ना ताम्र पाषाण काल, तो यहाँ से काय था, नावदा टोली स्थल के नाम है, तो नावदा टोली वो रख देंगे नाम कि नावदा टोली संस्कृति का नाम। नावदा टोली नहीं है। इस संस्कृति को अगर आप कहना ही चाहें तो इस संस्कृति को आप चापे चोपिंग चेपिंग कह सकते हैं, ऐसे ही कुछ कहा जाता है। इसका इसमें लोहे के उनको यूज किया जाता है। चापेर में एक मतलब कि ये जो हथियार है उसका एक सिरा नुकीला होता है, और चेपिंग में दो सिरे नुकीले होते हैं, मतलब कि दोनों तरफ नुकीले होते हैं। ए कहा जा सकता है, और एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हैंड ए मैं नहीं कह रही हूँ, और ये आपकी एनसीईआरटी या हैंड एक्स संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि हाथ से जो वो उपकरण जो यूज किए जाते थे वो ऐसा कुछ था। तो ठीक है, तो इनको बेसिकली कोई अलग अलग संस्कृतियां नहीं हैं, क्षेत्र के आधार पे इनका नाम रख दिया गया है। सो डोंट बी कंफ्यूज। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हुई थी कि यार इतनी सारी संस्कृतियां हैं, और मैंने किसी से कहा कि ना तुम मेरा टेस्ट ले लो, तो उसने मुझे क्वेश्चन ही ये दिया कि ये बताओ कि पाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में बताओ, मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों के मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में। मैं कंफ्यूज्ड ही, यार भगवान मैंने इतना पढ़ा है मुझे यही नहीं आ रहा है। फिर उस दिन मेरा डाउट क्लियर हुआ था, तो मैंने आपका कर दिया। अब इसको बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? आ जाओ इधर आ जाओ। निम्न पाषाण काल में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल में और उच्च पाषाण काल में। निम्न पाषाण काल स्टार्टिंग से लेके 1 लाख वर्ष तक के टाइम को कहते हैं। इधर लिखा है चैम्बुल, ये वही है जहाँ पे हाँ ये लिखा है। एवं हैंड एक्स उपकरणों का उपयोग किया जाता था, और चेपुल आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता था। इसका वही एक तरह से मतलब होता है। मध्य पुरा पाषाण काल, तो ये 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व की बात थी, और इसमें फलक या भाला आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता था। उच्च पाषाण काल 40,000 से 10,000 साल पुराना है, और इसमें विलेड आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता था। अब इधर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर है चकमक प्रस्तर उद्योग, होमोसेपियंस युग हड्डी से बनी मूर्ति और उपकरण लहोरा देव से प्राप्त हुए हैं, और लहोरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर जिला यूपी में। ठीक है, अब और भी स्थलों के नाम हमें देखने हैं, बट थोड़ा सा वेट करें आप, और उन सभी स्थलों के नाम मैं बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि अगले पेज पे हैं वो स्थलों के नाम। सो मतलब कि ए रहे, तो थोड़ा सा जस्ट वेट करो। अभी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। आपको मोबाइल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट। क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बना लिया। मध्य पाषाण काल ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक रहेगा, और इसकी विशेषता है पशुपालन। कृषि तो उतनी नहीं हो रही थी क्योंकि कृषि तो इधर नवपाषाण काल में हुई, लेकिन आवास और पाषाण उपकरण जो है वो देखेंगे। यहाँ पे जीवन शैली अच्छी हो गई थी थोड़ी सी। अगर जीवन शैली जो आखेटक व खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन की हो गई थी। ठीक है, तो पशुपालन की हो गई थी इधर पे, और पहला जो जानवर हमने पाला था वो था कुत्ता। ठीक है, तो एक कला हमने विकसित कर ली थी। सूक्ष्म पाषाण
उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा था। जैस्पर, एगट का उपयोग, क्वार्टेज़ाइट का उपयोग, कृषिगत प्रमाण मिलना स्टार्ट हो गए हैं इस टाइम पे। मतलब कि 9,000 साल पहले के मिले हैं लहोरा देव से कृषि के उपकरण। लहोरा देव कहाँ पे है? यूपी में है। और चावल के यहाँ से वो मिले हैं, कोल्डी हाबा से चावल के ही मिले हैं। और ये 8,000 से 6,000 के बीच में है। तो देखो इनके टाइमिंग से भी पता चल रहा है ना कि ये मध्यपाषाण काल के हैं। सो ऐसे हमें ध्यान रखना है। लेकिन हर आप अलग-अलग किताबों में देखोगे ना तो अलग-अलग टाइमिंग है मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की थोड़ी, तो वो ऐसा आप मैनेज कर लेंगे। तो लहुरा देव से किसके मिले हैं? कृषि कार्यों के मिले हैं। और इधर कोल्डी हावा से किसके मिले हैं? कोल्डी हावा से धान के चावल व धान के ही मिले हैं, क्योंकि चावल धान से ही बनता है। सो ये भी 8,000 से 600 ईसा पूर्व के हैं। ये भी यूपी में ही है। नेक्स्ट है मेहरगढ़, ये गेहूं और जौ के यहाँ से वो मिले हैं। और लहोरा देव के क्योंकि अभी अभी मिले हैं। तो जब आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे पुराने उपकरण मतलब कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ऑप्शन में ही लहोरा देव नहीं रहता है, तो आप मेहरगढ़ लगा सकते हो, क्योंकि मेहरगढ़ ज़्यादा पुराना है। 8,000 नहीं है, इधर 7,000 है। तो मेहरगढ़ को मान लिया जाता है। बहुत सारे ऑप्शन में यूपी बिहार के पुराने सालों के पेपर या आप देखोगे तो मिलेगा। भीमबेटका से भीम चित्त के मतलब कि शिकार के चित्त जो मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि पशुपालन मतलब कि शिकारी के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। मतलब पशुपालन के बारे में पता नहीं चलता है, शिकार के बारे में पता चलता है। कृषिगत उपकरण तो बुर्ज होम से मिले हैं ये, ठीक है। और बागौर आदमगढ़ से किस चीज़ की क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। तो बागौर आदमगढ़, बागौर है राजस्थान में और आदमगढ़ है सीहोर मध्य प्रदेश में। अब मुझे इतने अच्छे से नाम याद क्यों? लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यूपी, पीसीएस और बीपीएससी और ऐसे जाने हज़ारों एग्ज़ाम्स में मैंने देखे हैं। मैं ऐसे चेक कर रही थी कि इधर से क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं आते हैं। हवा में पढ़ना है इन इतने सारे जगहों को, लोहरा देव, कोल्डी हाबा, मेहरगढ़, भीमबेटका, आप भूलने वाले हो। आप लहोरा देव को मिक्स कर दोगे कोल्डी हाबा में। तो मैं आपको एक चित्र बना के बता देती हूँ। और अरे यार अभी क्यों बताऊँ, आगे बना हुआ है। तो हाँ, इधर पे हम बात कर लेते हैं। बागौर आदमगढ़ से पशुपालन एवं सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, 1 से आधे से 1 इंच के। आवास के गर्त चिन्ह प्रतापगढ़ के क्षेत्र से मिले हैं। मददहा से, दमदमा से और सरायनहार से। दमदमा से गर्त जो है वो इसमें चूहे और गर्त में चूहे 3 शव एक साथ एकल व युग्म समाधान मिले हैं। हड्डी उपकरण मिला है, ठीक है। और मददहा ए दमदमा हो गया, ए मददहा। इधर से और सिल लोड जानते हो ना, वो मसाले पीसने वाला। हथौड़ा और एकल व युग्म समाधान मिले हैं। खोजकर्ता कौन है इसके? तो इधर से आग के भी साक्ष्य मिले हैं, सरायनाहर और मददहा से। खोजकर्ता हैं CN कार्लारल और 1867 में इन्होंने खोज की थी विंध्य क्षेत्र की। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं किसको? नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल इंटरेस्टिंग रहा, 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व मान सकते हैं। खोजकर्ता थे इसके ली मेसूरियर 1860 में, उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी की घाटी में। अब टॉन्स नदी एक्चुअल में यूपी में नहीं है, MP के इधर से प्रवाहित होते हुए यूपी में जाती है, और यूपी के बाद में बिहार, और बिहार के दीना या कहीं पे जो भी मान लो कि दीनानगर या दानानगर नहीं, दानापुर ही कहते हैं, क्या कहते हैं एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है यार। तो वहाँ पे जो यहाँ से गंगा नदी आ रही है ना, प्यारी प्यारी गंगा माता बहते हुए, उसमें मिल जाती हैं। तो आप इसको अगर MP आ जाए ना कि टॉन्स MP में हैं तो गलत नहीं मानोगे, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया बस।
तो खोजकर्ता टॉन्स नदी की इन्होंने खोज की थी। और गफा कराल जो कि कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये गुफा कराल कहाँ पे? ये गुफा कराल जम्मू कश्मीर में, अभी देखेंगे आगे, बस थोड़ा सा वेट करो, मैप पे आ रही हूँ। बुर्ज होम, इधर दूसरा है पॉलिशदार उपकरणों का उपयोग। इधर हल्के उपकरण हमने देख लिए, अब इधर पॉलिशदार उपकरणों का यूज किया जाने लगा था। खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता, जानवरों के जो जानवरों के खाल होती थी उससे वस्त्र पहनना, कृषि व अग्नि का बेहतर प्रयोग किया जाने लगा था। बुर्ज होम कश्मीर से गर्दावास के और मानव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? कुंभकारी कुंभकारी आरंभ हो गई थी। चिरंद जो कि छपरा जिला बिहार में, यहाँ से टोंटीदार और गोड़ीदार मृत भाण मिले हैं। हिरण के सींग से बने उपकरण व काले मृत भाण मिले हैं। इस काल तक आते आते ग्रामीण संस्कृति का उद्भव हो चुका था और पहिए का प्रयोग भी होने लगा था। पहिए का प्रयोग तो आपने सुना भी होगा। इस प्रकार नवपाषाण काल के अंत तक आते आते ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव हो गया था, जो धीरे धीरे विकसित होती नगरीय संस्कृति की ओर अग्रसर होती चली गई। और अपन देखते हैं 2300 के आसपास से लेके 1700 के आसपास तक में सिंधु घाटी सभ्यताएं, तो यहाँ से हड़प्पा ग्रामीण संस्कृतियाँ हुई होंगी। फिर उसके बाद में जो है वो, अब यहाँ पे आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आवास दिख रहा है, और कश्मीर में जो है बुर्ज होम में गर्तावास नीचे बनाए जाते, तो ये याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम, एक सेकेंड, स्थल में कर रही थी ना, ए है, आ जाओ। सोहन संस्कृति, बेसिकली यहाँ के हम बुर्ज होम देख लें, गुफा कराल, सोहन संस्कृति और इधर पे है, ठीक है, पाकिस्तान के आसपास। वागौर राजस्थान के इलाके में पड़ जाता है। लंघनाज और भीमबेटका, इधर भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, और लंघनाज जो है ये गुजरात में आ जाएगा। मैं ऐसा राज्य का नाम इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बेलन घाटी यूपी में आएगा, ठीक है। कोल्डी हावा, सरायनाहर, मददहा और दमदमा, ये सब के सब मध्य पाषाण काल में अपन ने देखा है तब के हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है मुझे बोलना ना पड़े। कोल्डी हावा से चावल के वो मिले हैं, और सरायनाहर, महदहा और दमदमा, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, और जो पशुपालन के वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे। चिरांद, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये चिरंद जो है ये बिहार में है। वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। कचनई जो है ये उड़ीसा के आसपास दिख रहा है आपको। मास्की पता ही है कि कर्नाटक में है। मद्रासीय संस्कृति की उधर ऊपर बात हुई थी, तो पलवरम, आरा आरमपक्कम, इसको कई लोग अलग अलग बोलते हैं, कई अरिपक्कम बोलते हैं। मदुरई, अब मैं देखो मेरी अगर भाषा सही ना है तो सॉरी। इसको बोलते हैं चेपल चॉपिंग, एक तरफ से मतलब कि नुकीला होता था। हस्त कुठार और सल क्या भाला आधारित, अग्नि चट्टान, वेल्ड, ऊपर अपन ने पढ़ा ना अलग अलग। इधर से क्वेश्चन ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछता है, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं करा। पेबुल या चेबुल, इसको आधारित चॉपर, चॉपिंग उपकरण या हस्त कुठार। और मैंने इनको बताया था कि एक सिरा हो तो चॉपर, और दो सिरा नुकीले हों तो चॉपिंग कहते थे, हस्त कुठार या एक्स हैंड कहते हैं। तो इसके बाद में तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो हैं। तो यहाँ पे अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंसान का, मानव का उद्भव हुआ वो कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में हुआ, और बंदर के रूप में हुआ। कपी, गोरिल्ला या चिंपैंजी के रूप में। कपी मानव रामपेथाइकस शिवालिक पहाड़ियों में भी इसके उपकरण जीवाश्म में पाए गए हैं। मानव बंसी शाखाएं, आदि मानव रीढ़ की हड्डी अब तक सी आकार की थी। दक्षिण अफ्रीका में सी आकार की मतलब झुका हुआ था। होमो इरेक्टस, रीढ़ की हड्डी सीधी
बीजिंग जावा में अवशेष मिले हैं। होमोसेपियंस प्राकृतिक प्राग ऐतिहासिक मानव कह सकते हैं इसको, थोड़ा बुद्धिमान था, थोड़ा ही सा बिल्कुल। और ए नियाडर स्थल मानव था, मतलब कहीं पे भी रहना है ना। कैम्ब्रियन, चलो ये तो ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अनजाने में या तो प्रयोगात्मक तरीके से कृषि करना सीख लिया था। गर्तावास चिन्ह वोजहोम से मिले हैं। तो ये सारे के सारे कवर कर चुके हैं हम। अब एक ही वीडियो में सारा कवर करेंगे क्या? और एक ये वीडियो मतलब 1 घंटे का होने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बेसिक क्लियर करने में, तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हो गया है। तो ये चीज़ें हो गई। उपकरण या काल देखे हमने, पाषाण काल देख लिया है, धातु काल यानी कि जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। और ऐतिहासिक नहीं, ये देख लिया है और अर्ध ऐतिहासिक काल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में हम इतिहास को पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। और ये सब तो स्रोत थे तो कुछ नहीं। अब इसका रिवीजन कराना चाहती थी लेकिन उल्टा करना पड़ेगा कैमरा, मतलब स्क्रीन को, तो दिक्कत आएगी। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का और ऐसे 50 पेजेस हैं। इसको रिवाइज करना कितना कठिन है। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो गया है, इसके लिए सॉरी। और इस वीडियो को मैं 10 मिनट में भी बना सकती थी, पता, इतना मैं पढ़ चुकी हूँ इन पेजेस को, तो मैं 10 मिनट में भी बना सकती थी। बट पहला वीडियो था तो थोड़ा लॉन्ग गया, थोड़ा एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट वीडियो से मैं टू द पॉइंट चलूँगी। सो या, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बताना कि वीडियो कैसा लगा।